नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। जो आपका 12 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम का हम करंट अफेयर और जीके में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उस पेपर का हम एनालाइज करेंगे, क्वेश्चनों का एनालाइज करेंगे, है ना। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, आपका एग्ज़ाम हुआ सेकेंड शिफ्ट वाली। तो देखते हैं सेकेंड शिफ्ट में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का लेवल क्या है ना। जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं उस क्वेश्चनों का मैं डिटेल से आपको एनालाइज करा रहा हूँ, ताकि आपके अगले शिफ्ट में, यदि आपका पेपर नहीं हुआ है, अगले शिफ्ट में होने वाला है, तो फिर अगर इसी प्रश्न से रिलेटेड अगर कोई सा भी क्वेश्चन बन जाता है तो आप उसका आंसर कर सकें। इसलिए थोड़ा सा हम डिटेल से इसकी बात करेंगे। और दूसरी बात कि आपका यदि पेपर नहीं हुआ है और पेपर होता है तो जो भी क्वेश्चंस आपको याद रहते हैं, जो भी प्रश्न आपको याद रह जाते हैं, आप उसको हमारे व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिए। व्हाट्सएप का नंबर है 8717918422 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप पे आप जरूर शेयर कीजिए, है ना। फिर हम उसका भी सॉल्यूशन देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा है ना। कौन है वो है हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, है ना। इन्हें कौन नहीं जानता, भीमराव अंबेडकर हैं, है ना। अब देखिए, इनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू कस्बे में हुआ था, है ना। यदि अगले बार ये पूछ दे तो आप याद रखेगा। दूसरा है कि इनके पिताजी का नाम था रामजी, मालोजी सकपाल और माताजी थी इनकी भीमाबाई, है ना, ये भी याद रखना है। तीसरा है पिता राम जी एक विख्यात वकील थे, है ना, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे, ये हर कोई जानता है, जिन्होंने दलितों के लिए अथक लड़ाई लड़ी। अगला पॉइंट है हमारा कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए मंत्रिमंडल में कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी कार्य किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है ना। हड़प्पा जो सभ्यता होते हैं उसका संबंध किससे है, तो देखिए उसका संबंध होता है कांस्य से। किससे? कांस्य युग से। कि हड़प्पा शहरों के खंडहरों की खोज जॉन ह्यूबर्ट मार्शल ने 1921 से 1922 में उत्खनन अभियान का नेतृत्व कर दिया, है ना। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है, उसको डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। प्राचीन सिंधु नदी घाटी के निवासियों ने हस्तशिल्प नई तकनीकी विकसित की, है ना, जिसमें कार्नोलियन उत्पाद और जैसे कि मुहर, नक्काशी, तांबा, कांस्य जिसको हम पीतल कहते हैं, सीसा और टीन के साथ धातु विज्ञान भी इसमें शामिल है। यही क्या होता है हमारा कांस्य युग और हड़प्पा सभ्यता का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, तो कांस्य युग के साथ होता है। अब आप हमें बताइए कि आपने कौन सा आंसर वहां पे सही किया था, है ना। राइट आंसर क्या होगा, कांस्य युग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश के जो विद्यार्थी होंगे उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि भाई उनके स्टेट का कौन सा नृत्य है, तो वहां क्या है, कुचिपुड़ी। क्या है, कुचिपुड़ी। इसकी परिकल्पना 17वीं शताब्दी में वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने किया था। किसने किया था इस कुचिपुड़ी का परिकल्पना? 17वीं शताब्दी में वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने की थी। वहाँ का मतलब कि आपका आंध्र प्रदेश में नृत्य जो है वो कर्नाटक संगीत पर किया जाता है ना, जहाँ बांसुरी, मृदंग, वायलिन जैसे वाद्य के साथ होता है। वहाँ पर डांस किस संगीत पर किया जाता है? कर्नाटक के संगीत पर, है ना, आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत कब हुआ था? आधुनिक आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी। यानी कि इसकी शुरुआत एक विलेज से हुआ है, एक गांव से हुआ है, और उसी गांव के नाम से कुचिपुड़ी ये क्या रख दिया इन्होंने, नृत्य का नाम रख दिया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सिद्धांत भारत भूमि द्वारा भारत नाट्य शास्त्र के लिए किए गए हैं, है ना, ये बात देखिए। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला जो अंतरिक्ष में की गई थी वो कौन है ना, वो कौन है? वो है नोरा अल मतरूसी। याद रखिएगा, है ना, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना।
आप यूँ समझिए कि 50% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग तरीके से। समझने वाला समझ जाता है, ना समझने वाले को तो पेपर टफ लगने लगता है ना। तो संयुक्त अरब अमीरात की पहली जो लेडीज थी वो अंतरिक्ष में गई थी, वो कौन थी, उनका नाम क्या था, वो है नौरा अल मतरूसी, है ना। इनके बारे में थोड़ा डिटेल सुनिए। संयुक्त अरब अमीरात में ने 10 अप्रैल को, कब, 10 अप्रैल को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अगले 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया, यानी कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों को सिलेक्ट किया इन्होंने, जिसमें देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थी, यानी कि अपने भारत देश की, है ना, अपने देश की पहली लेडीज अंतरिक्ष में जाने के लिए उनका भी नाम इन्होंने सिलेक्ट किया। अगला है कि नौरा अल मतरूसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, यह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, घोषणा में उनके या उनके पुरुष समकक्ष जैसे मोहम्मद अल मुल्ला के बारे में कोई जीवन संबंधी जानकारी नहीं दी। नेक्स्ट क्या है देखिए, अब यहां पर हो सकता है कि इस बार महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी वो पूछा गया, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे ये पूछा जाए कि भाई जेंट्स के बारे में, है ना, पुरुष कौन है। तो सन 2019 में, है ना, 2019 में हाजा अल मंसूरी यूएई के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। 2019 में कौन थे, हाजा अल मंसूरी यूएई के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। और लेडीज कौन है, नौरा अल मतरूसी, ठीक है ना। उसी के साथ में क्वेश्चन 5 है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा केरल से, कहां से, केरल से, है ना। दोबारा याद रखिए, मोहिनी अट्टम किस राज्य से रिलेटेड है, किस राज्य से संबंधित है, तो वो किस राज्य से है, वो है आपके केरल से। मोहिनी अट्टम जिसको हम मोहिनीयट्टम भी कहते हैं, है ना, ये दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है ना। किस प्रकार का नृत्य है, ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जो शुरुआत वो 16वीं शताब्दी में हुई थी और ऐसा माना जाता है, हमें ऐसा एक्चुअल डेटा नहीं पता, लेकिन 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना, मोहिनी अट्टम या मोहिनीयट्टम की, ऐसा हम मानते हैं। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनीयट्टम में मास्टर डिग्री, जिसको पीएचडी कहते हैं ना, हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनीयट्टम में अंतरिक्ष गीतात्मक नारीवाद में पीएचडी पूरी की, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें याद रखिएगा, आपके लिए बड़ा, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि जो डायरेक्ट उठ करके आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट उठ करके आ सकते हैं, यूँ समझिए ट्रू कॉपी हो जाता है उसका, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, घग्गर नदी किस राज्य से संबंधित है। यदि आपको इस शिफ्ट का और भी क्वेश्चन याद है तो व्हाट्सअप नंबर पे जरूर आप शेयर कीजिएगा, है ना। व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूं मैं 8717918422। ये हमारा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है ना। इस नंबर पे आप जरूर शेयर कीजिएगा 8717918422। अपने क्वेश्चन की ओर लौटते हैं और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि घग्गर नदी किस राज्य से संबंधित है। ये तो हिमाचल प्रदेश से है। कहां से है, हिमाचल प्रदेश से। अब इसमें देखिए जीके और करंट अफेयर दोनों इसमें शामिल है क्वेश्चंस, है ना। हिमाचल प्रदेश आंसर होगा। पहला पॉइंट क्या है, यह चीन के दक्षिण तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में करड़ाली नदी के रूप में प्रारंभ होती है। यानी कि स्टार्ट कहां से होती है ये नदी, घग्गर नदी दक्षिण तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में करड़ाली नदी के रूप में प्रारंभ होती है तथा दक्षिण पूर्व में नेपाल में बहती है। कहाँ में बहेगी, नेपाल में बहेगी। यह हरियाणा राज्य के काकला से होते हुए अंबाला और पंजाब राज्य से गुजरती है। ओके, घग्गर नदी जिसे घोघरा कहा जाता है या फिर घाघरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कभी घाघरा पूछ देगा कभी घोघरा पूछ देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह गंगा नदी के किनारे की एक बड़ी सहायक नदी है ना। कौन सी नदी है ये, एक सहायक नदी है, लेकिन किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, जो सबसे बड़ी नदी पाई है ना। पंजाब राज्य से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। यानी कि यहाँ पर देखिए हरियाणा राज्य के अंबाला और पंजाब से गुजरती है और पंजाब राज्य से यह डायरेक्ट कहाँ प्रवेश करती है, डायरेक्ट लैंड करती है ये अपने राजस्थान में, जहाँ एक द्रोणी में यह अपने बहाव के मौसम में तलवारा झील बनाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत चांस है, बहुत सारा उम्मीद है कि मतलब ये किस प्रकार के झील का निर्माण करती है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, इस नदी से राजस्थान में 2 सिंचाई की नहरें भी निकाली जाती हैं। बहुत बड़ी नदी है,
है ना, तो राजस्थान में, है ना, कहाँ पर इस नदी से दो सिंचाई नहरें निकाली जाती हैं, वो अपने राजस्थान से। ओके, अब इसमें देखिए कई सारे आपको ऑप्शन दे देगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और भी अदर दे देगा, अदर स्टेट का, है ना, बिहार दे, तो फिर आपको याद रखना है इस चीज को कि कहां पर इसकी नहरें निकाली गई हैं। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर, है ना, पुस्तक के लेखक कौन है, कौन नहीं जानता। इतना आसान क्वेश्चन है ना कि कोई भी कर दे। सच बताओ ना, पेपर बिल्कुल जानदार पेपर है। अब्दुल कलाम, कौन? अब्दुल कलाम जी हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम। इनका जन्म के बारे में याद रखिएगा कुछ पॉइंट। 15 अक्टूबर 1931 में इनका क्या हुआ था, इनका डेट ऑफ बर्थ है। इन्होंने 2002 से 2007 तक अब्दुल परिकर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने भारत को 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इन्होंने 11वें राष्ट्रपति, 11वें नंबर के ये राष्ट्रपति थे और कार्यकाल कब से कब तक था? 2002 से 2007 तक। जैसा कि आपको पता है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है ना। नेक्स्ट इनके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि पूर्व भारतीय राष्ट्रपति कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर 1999 में प्रकाशित हुई थी, है ना। प्रमुख भारतीय राजाओं के बाहर विभिन्न अनुवादकों द्वारा विंग्स ऑफ फायर का चीनी शीर्षक और फ्रेंच में अनुवाद किया गया था। यानी कि इन्होंने हिंदी में पुस्तक लॉन्च किया था ये अपना, लेकिन देखिए इतना फेमस हो गया इनका पुस्तक कि इसको इन्होंने फ्रेंच में और चीनी लैंग्वेज में भी, मतलब कि इनके द्वारा बनाए छापे गए किताब को, इनके द्वारा लिखे गए किताब को अनुवाद किया गया, है ना। नेक्स्ट है बंगाली, कन्नड़, मराठी, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इन 13 भाषाओं में से है जिसमें आत्मकथा का अनुवाद और लेखन किया गया है ना। ये तो किसी विद्वान से कम नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि जिस टाइम पे कलाम साहब का डेथ हुआ था, उस टाइम में मैं मुंबई के एक कोई ऐसे छोटा मोटा ब्रिज था, है ना, वहाँ पे अपन सेल्फी वगैरह ले रहे थे, तभी ये हमें पता चला कि इनका डेथ हो गया। सुन करके बहुत दुख हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सी घाटी सभ्यता भिन्न है? वैदिक सभ्यता भिन्न है ना। पता है ना, वैदिक सभ्यता आपने पढ़ा है ना, वही हूबहू जो आपने पढ़ा था ना, वही क्वेश्चन आया है। अब देखना यहाँ पर कि वैदिक सभ्यता कैसे इससे डिफरेंस है ना, वो जानने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है भाई? पहला कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। याद आ गई ना, ये शहरी और ग्रामीण के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित नगरीय जीवन की सुविधाएं थी, इसलिए ये क्या है, ये अलग है। वैदिक सभ्यता क्या है, ये अलग है किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला वहीं पर पॉइंट क्या है कि यह कांस्य युग का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? ये कांस्य युग का हिस्सा था और 1300 से लेकर के 3300 ईसा पूर्व के बीच यह फला फूला। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ना, और इसको हम कई साल से, बहुत दिनों से पढ़ते भी आ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कही जाती है। गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? बताइए शिद्दत से कमेंट करके। गोदावरी नदी। गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन उसके बाद उसके जस्ट सेकेंड नाम अगर हम पढ़ते हैं तो वो गोदावरी नदी को ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसका जो लंबाई है ना वो 1465 किलोमीटर है और गंगा नदी के बाद यही एक नदी है जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना राज्यों के अपवाहित करते हुए 1465 किलोमीटर पूर्व में बहती है। किधर बहेगी? ये पूर्व में बहेगी। किधर बहेगी? पूर्व में बहेगी। इसका मुख्य स्रोत महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से है। ठीक है ना, तो देखिए इसका मुख्य सोर्स कहां से है? महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से है ना। लास्ट क्वेश्चन है, अपने पास इतना ही क्वेश्चन था। आपके पास और क्वेश्चन है तो आप जरूर शेयर कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहे? रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? यानी कि देखिए डांस से संबंधित 3 क्वेश्चन आ गए, है ना। 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन आ गए, है ना, नृत्य से संबंधित। ये है भारतनाट्यम। क्या है भारतनाट्यम? पहला है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल भारतनाट्यम से संबंधित है ना। किससे संबंधित? भारतनाट्यम से। आपका आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी का जन्म कब हुआ था? 29 फरवरी 1904 को भारत के मदुरई में हुई थी। कहां पर? भारत के मदुरई में हुई थी। यह पहले मद्रास, अब चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। यह क्वेश्चन बन सकता है कि कला क्षेत्र में
कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना, है ना, किसने किया था? रुक्मणी देवी अरुंडेल ने, है ना। पहले कहाँ था? पहले चेन्नई में था, अब कहाँ है? अब देखिए, अब मद्रास में है। सॉरी, पहले मद्रास में था, अब चेन्नई में। पहले कहाँ था? मद्रास में, अब कहाँ है? ये है चेन्नई में। उन्होंने कला में उनके योगदान के लिए 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार, जिसको हम पद्म भूषण कहते हैं, इनको इससे सम्मानित किया गया, सम्मान दिया गया। रुक्मणी देवी अरुंडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, है ना, एक डांसर थी। उन्होंने भारतनाट्यम नृत्य जैसे नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, है ना। हमारे सामने मतलब कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, है ना, कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन थे दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे जीके और करंट अफेयर के। जो क्वेश्चन मुझे मिला वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको डिटेल से दे दिया, है ना। हमारा एक ही खासियत है कि हम आपको जो भी देते हैं फुल डिटेल के साथ बात करते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, आपके पास यदि सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम है, या फिर यदि आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, जिस डेट को था, और चाहे कांस्टेबल के लिए हो चाहे रेडियो ऑपरेटर के लिए हो, आप जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं दोबारा व्हाट्सएप नंबर यहां पर लिख देता हूं, 8717918422, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, है ना, आप इस पर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, जिसको ऐसा लग रहा है कि आपका नंबर सिलेक्टिव नंबर है ना, आप सिलेक्शन हो सकते हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, हार मानने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी चांस है ना। फिर से आएगी कांस्टेबल की वैकेंसी, बहुत ही जल्द एमपी में कांस्टेबल की वैकेंसी फिर से जारी होने वाली है, मामा जी ने बोल दिया है ना। फिर देखते हैं कब तक में आती है नई वैकेंसी। फिलहाल आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे उसको व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।